प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हरीश चौधरी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी बेल्ट की नौकरी के लिए आर्मी जीडीएस एसएससी के लिए हमारी पॉलिटिकल की क्लासें लगातार चलती आ रही है। बीच में 2 दिन आपकी क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और पॉलिटिकल की क्लासें चलती आ रही, इसमें अपनी क्लास नंबर 4 पे हम पहुंच चुके हैं। और आप यूट्यूब पे वॉरियर विल नाम से अपना चैनल सर्च कीजिए। चैनल सर्च मारते ही वॉरियर विल पे यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब का ऑप्शन, सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे चलोगे तो इस पे आएगा प्ले लिस्ट का ऑप्शन, प्ले लिस्ट पे क्लिक करते ही अपना ये क्लास खुल जाएगा। इसमें क्लास नंबर 1, 2, 3 क्लासें अपनी हो चुकी है और चौथी क्लास आज होने वाली है। इस प्रकार से प्ले लिस्ट बनी हुई, यहाँ जाइए और पॉलिटिकल को क्रम से पढ़ते रहिए। आगे आपका सपोर्ट रहा तो लगातार पॉलिटिकल के बाद में इकोनॉमी की क्लासें स्टार्ट कर देंगे और इसी प्रकार से लगातार क्लासें चलती आ रही है। आज क्लास नंबर 4 और ये अपना योद्धा बैच चल रहा है आर्मी के लिए, जो बिल्कुल फ्री, आपसे किसी भी प्रकार की कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। फ्री बैच चल रहा है, 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ। इसमें कंटिन्यू अपनी पॉलिटिकल की क्लासें चल रही है अभी। और आप सभी प्रकार के वनडे एग्जाम के लिए वर्तमान जो एग्जाम पैटर्न चल रहा है उससे संबंधित हर सब्जेक्ट की क्लासें लगातार चल रही है। तो आप यूट्यूब पे सर्च मारते सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो आज अपनी क्लास नंबर 4, क्लास 1 में पॉलिटिकल के बारे में संबंधित कुछ चीजें पढ़ी थी, 2 में संविधान सभा और क्लास 3 में प्रस्तावना से संबंधित पढ़ी थी। पॉलिटिकल का असली रंग रूप देखे तो आज से स्टार्ट करेंगे। आज अपनी क्लास नंबर 4 में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल के अंदर बह रहता है अनुच्छेद का। तो संविधान के 22 भाग के अनुसार लगातार भाग 1, 2 इस प्रकार क्रम से भाग 1 से स्टार्ट करते हुए जिस भाग में जितने अनुच्छेद आ रहे हैं उसी क्रम में अनुच्छेद को, जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, कुछ को जो अभी तक एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए या नहीं पूछे जाने की संभावना है, उनको छोड़ते हुए इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है उनको ट्रिक से याद करते हुए भाग के हिसाब से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर भाग के हिसाब से आगे चलेंगे। तो आज अपना टॉपिक रहेगा पॉलिटिकल का भाग 1, संविधान का भाग 1, उससे संबंधित हमारी क्लास होगी। और चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में संविधान के 22 भागों में क्रम से पहले भाग पर डिपेंड रहेगी। इसमें भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 1 में बात कही गई संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत को सम्मिलित रूप से एक संघ कहा जाता है। संघ के तहत यूटी हो गए, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, कुछ अधिकारित क्षेत्र होते हैं, उनको सभी को सम्मिलित रूप से देखा जाए तो संघ कहा जाता है उसको। और संघ में भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ के तहत राज्य का, यूटी का अलग अलग क्षेत्र है, वो उनका किस प्रकार नामकरण किया गया, उनका किस प्रकार विभाजन, अधिग्रहण कैसे किया गया, उससे संबंधित है। इसमें भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ेंगे। इसमें रियासतों का ऐतिहासिक विलय और राज्यों के पुनर्गठन की रूपरेखा, आर्टिकल 1 से 4 तक कुछ विशेष बातें बताई गई है, जिसमें भारतीय राज्य का
नया राज्य किस प्रकार गठन होता है, राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार होता है, नाम में सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कौन कर सकता है, किस प्रकार सीमा क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, उससे संबंधित। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास रहेगी भारतीय संघ की मूल अवधारणा। भारतीय संघ को कुछ विद्वानों का मत है कि ये विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ, भारतीय संघ है जो विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य है वो तो विनाशकारी है, यानी राज्यों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो राज्यों को इकट्ठा करके एक राज्य का गठन कर सकते हैं, लेकिन संघ को डिवाइड नहीं कर सकते। उनको ना ही तो अलग अलग भागों में विभाजन कर सकते और ना ही उनका गठन किया जा सकता। इसीलिए इसको कहा गया विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत के संघ को नष्ट या विभाजित नहीं किया जा सकता, यह हो गया अविनाशी संघ। इसका मतलब भारत के संघ को नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही विभाजित किया जा सकता। हालांकि संघ के भीतर यानी पूरे भारत के भीतर जो राज्य है, राज्यों को संसद के द्वारा परिवर्तित या पुनर्गठित किया जा सकता है। यानी जो राज्य है उनका गठन किया जा सकता है, उनको पुनर्गठित किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संघ को नहीं किया जा सकता। संविधान के 4 स्तंभ अनुच्छेद 1 से 4 तक देखेंगे। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकृत क्षेत्र शामिल होंगे। आर्टिकल 1 में यह बात कही गई है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, यानी इसमें राज्य तो अधिक होंगे लेकिन उनको सम्मिलित रूप से एक संघ के भीतर रखा जाएगा और उस संघ के भीतर राज्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, अधिकृत क्षेत्र भी हो सकते हैं। आगे आर्टिकल 2 में संसद द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, यह बात याद रखना। संसद के द्वारा नए राज्यों का गठन करना या फिर उनकी स्थापना करना, किस क्षेत्र का? जो क्षेत्र भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर नहीं है, भौगोलिक सीमा के बाहर के क्षेत्र को भौगोलिक सीमा के भीतर करके नए राज्य की गठन करना या स्थापना करना, वो सभी बातें आर्टिकल 2 में बताई गई। इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो सिक्किम 35वें और 36वें संविधान संशोधन 1974-75 में सह राज्य और फिर पूर्ण राज्य बना। सिक्किम 1974-75 से पहले भारत का हिस्सा नहीं था। 1974 के तहत 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य घोषित किया गया और कुछ समय बाद 1975 में सह राज्य से राज्य का दर्जा पूर्ण राज्य बना दिया गया उसको। आर्टिकल 3 में यह बात कही गई है, संसद को नए राज्य बनाने और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। ये तो 2 और 3 सेंस है में क्या अंतर है इसमें? आर्टिकल 2 में यह बात कही गई है कि नए राज्य का गठन या पुनर्गठित करें तो वो 2 में वो राज्य आएंगे जो भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर होंगे। जैसे सिक्किम भारत के बाहर था, उसको आर्टिकल 2 के तहत नए राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि आर्टिकल 3 के तहत वो राज्य आते हैं जो भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर किसी राज्य को 2 अलग अलग भागों में विभाजित करके नए राज्य का गठन करे। भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर नए राज्य का गठन करना
उसके नाम में परिवर्तन करना, बड़ा राज्य है उसकी सीमा को विस्तारित करना, उसकी सीमा को सीमित करना, ये सभी कार्य आर्टिकल 3 के तहत इसमें परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। आगे समझ में, आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में यह बात कही गई है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जिस भी नए राज्य का गठन या नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन किया गया है, वो एक संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी एक राज्य है उसकी सीमा में थोड़ा विस्तार करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा। संसद में मौजूदा व्यक्तियों का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत के तहत कानून या अधिनियम पारित करके उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। एक नाम है साधारण बहुमत। बहुमत दो प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए, साधारण बहुमत मैंने आपको पहले ही बताया होगा। साधारण बहुमत साधारण बहुमत वो बहुमत होता है जिसमें संसद में मौजूदा लोगों की 1/2 यानी 50% लोगों की सहमति, ये आता है साधारण बहुमत में, ठीक है। और एक आता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, इसमें क्या होता है, विशेष बहुमत में मौजूदा लोगों के 2/3 यानी 2/3 या बोले तो 66% लोगों की सहमति अनिवार्य की गई है। साधारण बहुमत में संसद में मौजूदा व्यक्तियों का 50% और विशेष बहुमत में 2/3 यानी 66% लोगों की सहमति जरूरी है। राज्यों में पुनर्गठन की प्रक्रिया अनुच्छेद 3 के तहत, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का गठन, सीमा में विस्तार, नाम में परिवर्तन, ये सभी चीजें साधारण बहुमत के तहत संसद को करने का अधिकार है। उसी प्रकार राज्यों का पुनर्गठन ये होता है, किसी राज्य को सीमा क्षेत्र बड़ी होने के कारण उसको अलग अलग भागों में विभाजित करना, यानी एक राज्य का विभाजन करके दो अलग अलग राज्यों में उसका विभाजन करना, वो होता है राज्य का पुनर्गठन। राज्य के पुनर्गठन किसकी सहमति चाहिए उसमें? राज्य के पुनर्गठन के लिए सहमति के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति संसद में विधेयक पेश करने से पहले आवश्यक होता है। यानी राज्य का विभाजन करने या नाम में परिवर्तन करने के लिए संसद में राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। उसमें संसद में कोई भी प्रकार का विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति से अनुमति मिलने के बाद 2 नंबर पर राज्य विधानमंडल की राय, राज्य और राज्यों के विधानमंडल की राय, यानी जिस राज्य का विभाजन किया जा रहा है उस राज्य को विभाजित करके अलग राज्य का गठन किया जा रहा है, उस राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उससे संबंधित जो अदर स्टेट बनाया जा रहा है उसकी भी अनुमति जरूरी है।
सेकेंड स्टेट में राज्य और विधानमंडल की राय जरूरी होती है, यानी प्रभावित राज्य की राय, यानी जिस राज्य पर प्रभाव पड़ेगा, विभाजित होगा, उसकी अनुमति जरूरी है। लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है कि केंद्र शासित प्रदेशों की राय लेना आवश्यक नहीं है, यानी जिस राज्य को विभाजित किया जा रहा है उसकी अनुमति तो अनिवार्य है, लेकिन सभी केंद्र शासित प्रदेशों से अनुमति लेने की अनिवार्य नहीं है। संसद में साधारण बहुमत, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, बाध्यकारी राज्य की अनुमति के बाद यदि संसद में साधारण बहुमत 50% लोगों की अनुमति मिल जाती है, यानी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक यदि विशेष विधेयक पारित हो जाता है तो वो राज्य पुनर्गठित किया जा सकता है। प्रभावित अनुसूचियां, यानी किसी राज्य में हमें परिवर्तन करना है तो उसे संविधान की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 प्रभावित होगी। इसमें क्या है, अनुसूची 1 में यह बात कही है, इस प्रक्रिया से संबंधित संविधान की अनुसूची 1 जिसमें राज्यों के नाम, सीमा क्षेत्र और विस्तारित क्षेत्र से संबंधित है, और अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया, इन दोनों में परिवर्तन करना होगा। यानी अनुसूची 1 में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम से संबंधित उल्लेख किया गया है, तो उसमें परिवर्तन करना होगा। और अनुसूची 4 में जितने भी राज्य यूटी है उनसे संबंधित राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। तो नया राज्य बनेगा तो नई राज्यसभा होगी, उसकी विधानसभा होगी, तो उनकी सीटों का निर्धारण करने के लिए अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना होगा। क्या भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकता है? हमने आर्टिकल 2 और 3 में बताया कि भारत अपने भौगोलिक क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र को भारत के तहत, भारत के अंदर सम्मिलित करके नए राज्य का गठन कर सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन क्या भारत भी अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकता है? देखते हैं। इससे संबंधित कुछ विवाद या मत हुए थे। एक केस हुआ था बेरुवाड़ी केस 1960 में। ये सिर्फ इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, डेट याद रखना, 1960 बेरुवाड़ी वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि भारत अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकता। यानी बेरुवाड़ी वाद में यह बात कहा गई कि भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को नहीं सौंप सकता। इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। बेरुवाड़ी वाद में कहा गया भारत नहीं सौंप सकता, और यदि सौंपता है तो उससे संविधान में संशोधन करना होगा, तभी अपना विवादित क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकता है। हाल ही में 2015 में 100वां संविधान संशोधन हुआ जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि सीमा समझौता, यानी आपसी सीमा को लेकर के लंबे समय से विवाद चल रहा था, उसको सुलझाने के लिए भूमि सीमा समझौता किया गया। 1974 के सीमा विवादों को सुलझाने के लिए बस्तियों का आदान प्रदान किया गया। प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो 100वां संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र उसको बांग्लादेश को दिया गया, और उनमें से कुछ क्षेत्र वहां के लोगों ने भारत को दिया। तो दोनों में आपसी में सहमति जताते हुए 100वें संविधान संशोधन के तहत आपसी सहमति बनी। 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत और बांग्लादेश के बीच, ये याद रखना।
एकीकरण की ऐतिहासिक चुनौती। एकीकरण के समय 565 देशी रियासतें थी भारत में। उसमें से 1947 में ब्रिटिश सरकार के जाने के बाद भारत में लगभग 565 देशी रियासतें थी। उनके पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूरदर्शी प्रयासों के परिणाम स्वरूप लगभग 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में विलय का फैसला लिया। 1947 में एकीकरण के समय 565 देशी रियासतें ऐसी थी जिनको उनकी सहमति पे छोड़ दिया गया कि आप चाहो तो भारत में शामिल हो सकते हो, चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, और यदि आप चाहो तो स्वतंत्र अपना राज्य या क्षेत्र बना सकते हो। उसमें 565 में से 562 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने के लिए सहमति जताई, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने सहमति नहीं जताई। उनको किस प्रकार? मुख्य रियासतें और उनके विलय की प्रक्रिया में ये 3 रियासतें थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। जूनागढ़ जो वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। जूनागढ़ गुजरात में यह रियासत थी। वहां पर पहले नवाब हुआ करते थे, यानी जैसे अपने राजा महाराजा होते हैं वैसे ही मुस्लिम समुदाय में नवाब होते हैं। तो वहां के नवाब ने भारत में शामिल होने के बजाय पाकिस्तान में शामिल होने के लिए सहमति जताई। तो कुछ हमारे एकीकरण में सहयोगी लोग, वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, इनको लगा कि भारत के अधिकार क्षेत्र का भीतर का क्षेत्र हमें बाहर देना होगा, तो उन पर सहमति नहीं जताई उन्होंने। तो फिर उन्होंने क्या किया? जनमत संग्रह करवाया, यानी उन्होंने पाकिस्तान में जाने की सहमति जताई। तो भारत के स्वतंत्रताकारियों ने जनमत संग्रह करवाया, यानी वहां को नवाब तो पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन उस क्षेत्र की जनता से सहमति लेने के लिए जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह वो होता है जिसमें जनता से अपने खुद की सहमति देने का अधिकार होता है उसमें। तो वहां की जनता से सहमति लेने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। तो जनता ने कहा भाई नहीं, हम तो पाकिस्तान में नहीं, भारत में रहेंगे। तो फिर जनमत संग्रह से जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार किया। उनको भारत में हैदराबाद को किस प्रकार किया? हैदराबाद का विलय करने का तरीका भारत सरकार द्वारा पुलिस कार्रवाई, यानी हैदराबाद रियासत जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहां के निजाम ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। तो स्वतंत्रता क्रांतिकारियों ने पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया। उसके बाद कश्मीर के महाराजा ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया। कश्मीर के महाराजा ने कहा कि हम तो ना तो भारत में शामिल होंगे, ना ही हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम तो अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे और स्वतंत्र रहेंगे। तो वहां पर उसको किस प्रकार विलय किया गया? बाद में भारत में विलय के लिए विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस पर हस्ताक्षर करवाए गए और विलय पत्र के तहत जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। तो इन तीनों में याद रखना, जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जयपुर जनमत, जयपुर जूनागढ़। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत
हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई कर, पुलिस से प्रमोशन होता है, क्या बनता है? HCM, हेड कांस्टेबल। पुलिस हैदराबाद हेड कांस्टेबल पुलिस में, इसको इस प्रकार याद रखना। कश्मीर को विल्ले पत्थर के तहत शामिल किया गया। राज्यों के पुनर्गठन की मांग से संबंधित कुछ समितियां, यानी राज्यों में पुनर्गठन को लेकर कुछ समितियां निर्धारित की गई। उसमें सबसे पहले आई थी एक दर आयोग नाम से समिति आई 1947 में। इसके अध्यक्ष थे SK दर। इसकी सिफारिश थी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। यानी 1947 में एक समिति गठित की गई जिसका अध्यक्ष था SK दर। उसने यह सहमति जताई कि किसी भी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उससे संबंधित एक समिति जेवीपी समिति दिसंबर 1948 में आई। जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल, पी पटाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे उनके नाम के आधार पर नाम दिया गया जेवीपी समिति। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया थे। इनकी सिफारिश ये थी कि 1939 की रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अव्यवहारिक बताकर खारिज कर दिया गया। यानी भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन होना था उनको अव्यवहारिक, यानी किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा रहा था उनमें, तो उनको अव्यवहारिक बताते हुए उनको खारिज कर दिया गया। भाषाई आधार पर पहला राज्य 1953 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग नाम का एक आयोग आया था। उसके तहत हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश 1953 में भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के आधार 56 राज्य पुनर्गठन 1956 याद रखना। ये 56 आधार बताए गए इसमें। यानी भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान 56 दिनों, यानी कुछ स्रोतों में 58 दिन बताए गए हैं, जबकि कुछ स्रोतों में 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद आंदोलनकारी नेता पोटिटी श्री रामुलु का निधन हो गया। यानी 1953 में आंध्र प्रदेश का एक आंदोलनकारी नेता था पोटिटी श्री रामुलु, जिन्होंने भाषा के आधार पर राज्य का गठन करने के लिए लगातार 56 दिन तक अनशन पर बैठा रहा। छप्पन दिन तक अनशन पर बैठे रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद, इस घटना के बाद सरकार विवश हुई और अक्टूबर 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके नए राज्य का गठन किया गया। यानी अक्टूबर 1953 तक 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद, पोटिटी श्री रामुलु की मृत्यु के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्र था जो मद्रास राज्य चलता था पहले, जैसे तमिलनाडु हुआ, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्र मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो मद्रास से
जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था अलग से, उसको एक अलग राज्य का गठन कर दिया गया उससे। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था। यानी 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश। याद रखना। फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ये चीज याद रखना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष का है? 1956 का। और फजल अली आयोग, यह भी 1956 का। आयोग का गठन दिसंबर 1953, सॉरी ये याद रखना, फजल अली आयोग। आयोग का गठन दिसंबर 1953 में सदस्य फजल अली, जो इनके अध्यक्ष थे, के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू, 1953 में फजल अली आयोग बना, उसके अध्यक्ष फजल अली थे, दो अन्य सदस्य थे जो के.एम. पणिक्कर और H.N. कुंजरू थे। इसकी सिफारिश 1955 में की गई। इसमें भाषा के आधार पर पुनर्गठन स्वीकार किया गया, लेकिन क्या, एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक कुशलता को प्राथमिकता दी। राज्यों के भाग, क, ख, ग, घ वर्गीकरण को समाप्त करने का सुझाव दिया। यानी आजादी के समय, स्वतंत्रता के समय, एकीकरण के समय जो राज्यों का विभाजन था, उसमें अलग अलग भागों में उनका डिवाइड किया गया था। जैसे राज्य, एक तो क श्रेणी होगी, क श्रेणी में विस्तारित सीमा क्षेत्र के राज्यों को शामिल किया जाता था। एक ख श्रेणी में अलग राज्यों को, ग श्रेणी में अलग राज्यों को, इस प्रकार से राज्यों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया था। उनको 1955 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर उनके वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। 1953 में इस आयोग की सिफारिश पर कहा गया कि यदि एक भाषा एक राज्य, इस सिद्धांत को खारिज किया गया। यानी किसी क्षेत्र के तहत जहां एक भाषा बोली जाती है, उसी भाषा पर एक राज्य का अलग से गठन नहीं किया जाएगा। इस सिद्धांत को समाप्त कर दिया और भाग, क, ख, ग, घ, ये जब जो अलग अलग श्रेणी चलती थी, उनको भी समाप्त कर दिया। उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1 नवंबर 1956 के तहत 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। यानी इस अधिनियम के तहत 14 नए राज्यों का गठन किया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसमें आयोग की सिफारिश में कुछ बदलाव करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। यानी जो 1953 का राज्य ये फजल अली आयोग था, इसके कुछ सिद्धांतों की सहमति मानी गई, कुछ सिद्धांतों में परिवर्तन किया गया। उसके आधार पर 1956 में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। उन्नीस सौ 50 के बाद नवनिर्मित राज्यों का विकास क्रम, यानी 1953 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था, जिनका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया। आगे चलते चलते 1960 में
गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र नाम के राज्य बना दिए गए। 1963 में नागालैंड को अलग राज्य बना दिया गया। 1966 में हरियाणा को, 1971 में आते आते हिमाचल प्रदेश को अलग से राज्य का गठन कर दिया गया और 1975 में सिक्किम। 1975 को 2 अलग अलग संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को शामिल किया गया। वो याद रखना, 1974 के तहत आया था 35वां संविधान संशोधन, 35वां सीए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 35वां। पैंतीसवां 1974। इसमें सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया, जबकि 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत भारत की भौगोलिक सीमा क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र को शामिल करते हुए पहले सिक्किम को एक सह राज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन जस्ट अगले साल 1975 में उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये दोनों पूर्ण राज्य बना। 2000 तक आते आते छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड इन 3 नए राज्यों का गठन करके भारतीय संघ में शामिल किया गया। और नवीनतम वर्तमान में 2014 में 2 जून 2014, इसकी डेट याद रखना, तेलंगाना को 2 जून 2014 को भारत का नवीनतम राज्य का गठन किया गया, जो वर्तमान में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है इसको, क्योंकि ये इसके बाद अभी तक कोई राज्य को अलग से पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। भारतीय राज्यों और शहरों के ऐतिहासिक नाम में परिवर्तन ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, देख लेना इसको। मद्रास जो तमिलनाडु दक्षिण का क्षेत्र था उसको पहले मद्रास कहा जाता था, उसको 1969 में तमिलनाडु नाम दिया गया। जो पूर्व का क्षेत्र कलकत्ता था उसको वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, उनको 2001 में कोलकाता नाम दिया गया। कर्नाटक का पहले नाम मैसूर कहा जाता था, उसको 1973 से कर्नाटक नाम दिया गया। वर्तमान उत्तराखंड, जिनको 2007 में उत्तराखंड नाम दिया गया, उससे पहले उत्तरांचल कहा जाता था। और चेन्नई शहर का नाम परिवर्तन 1996। और ओडिशा कर दिया गया 2011। एक ये याद रखना, उड़ीसा शहर का नाम ओडिशा कर दिया गया 2011 से, ये याद रखना। तो यह सभी परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति के माध्यम से किए गए। यानी इनमें जो भी नाम परिवर्तन किए गए वो अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति के माध्यम से किए गए। यानी इनमें इसके नामों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए कोई संविधान संशोधन नहीं किए गए, इसमें सिर्फ परिवर्तन करने के लिए संसद की शक्ति का प्रयोग किया गया। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़े थे और आगे की क्लास आर्टिकल 1 से 4 तक याद रखना। अगली क्लास में पढ़ेंगे नागरिकता। अपनी क्लास नंबर 5 में नागरिकता पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल
5 से 11 तक इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बस आपकी फीस कमेंट के थ्रू ही हमारे तक पहुंचती है। और बाकी आगे की क्लास कल से कंटिन्यू रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।